वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रवि बाबू की क्राइम थ्रिलर मूवी असलू मूवी को लेकर आया हूँ, जो रिसेंटली ईटीवी विन पे रिलीज हुई। पता नहीं यहाँ पर क्यों रिलीज हुई, इट्स एक तेलुगु चैनल। खैर, अब मूवी के बारे में बात करें तो आधी मूवी तो मुझे अच्छी ही लगी। बाद में मूवी की कहानी प्रेडिक्टेबल है। हाँ, क्लाइमैक्स सीन एक जबरदस्त लगा। ओवरऑल से मूवी एक बार जरूर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है वंदना नाम की एक फॉरेंसिक डॉक्टर से, जो फिलहाल जूम कॉल में अपने स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग पर होती है। इन लोगों में थोड़ी बहुत मस्ती मजाक चलने के बाद प्रोफेसर वेंकटेश चक्रवर्ती भी ज्वाइन होता है। चक्रवर्ती अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस लेते हुए यही कहने लगता है कि आगे जाकर तुम में से कोई भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनेगा तो तुम्हारी रिपोर्ट से ही आधा केस सॉल्व हो जाएगा। इसी क्लास के दौरान कोई अनजान बंदा ब्लैक मास्क में आकर चक्रवर्ती को मार देता है। ये देखकर सारे के सारे स्टूडेंट्स शॉक में रह जाते हैं। जूम कॉल से ही चीखने चिल्लाने लगते हैं। जब ये बात सीआईडी वालों को पता चलती है, सीआईडी का हायर ऑफिसर रंजीत नाम के एक ऑफिसर को ये केस सौंपने लगता है, जो झटके में केसेस को सॉल्व करने में महारत रखता है। दूसरे सीन में ऑफिसर रंजीत को दिखाया जाता है, जो फिलहाल एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। यहाँ पर मैं ज्यादा लैग नहीं करना चाहता। रंजीत क्राइम सीन की इंस्पेक्शन करने के बाद कुछ ही मिनट में इस केस को सॉल्व कर देता है कि एक्चुअली उस बंदे को मारने वाले और कोई नहीं, उसकी बीवी और उसका ड्राइवर, क्योंकि उन दोनों का अफेयर चल रहा था। इस बंदे ने देख लिया। खैर, रंजीत के बेटे का नाम होता है विकी, और बेचारे विकी को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होती है। मतलब विकी बात नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बहुत ही टैलेंटेड होता है। बड़े से बड़े पजल को झटके में सॉल्व कर देता है। खैर, उसके बाद रंजीत और उसकी टीम चक्रवर्ती के घर आते हैं। जब रंजीत घर की इंस्पेक्शन कर रहा होता है, तभी चक्रवर्ती के घर वंदना आती है और चक्रवर्ती की लाश को देखकर बहुत रोने लगती है। रंजीत वंदना से पूछने लगता है कि आप कौन हो, प्रोफेसर के क्या लगते हो। वंदना कहने लगती है कि मैं चक्रवर्ती सर की असिस्टेंट हूँ। हमारे प्रोफेसर की वाइफ बहुत साल पहले मर चुकी थी। इनकी बेटी अमेरिका में है, बेटा सिटी में ही मौजूद है, लेकिन इनके साथ नहीं रहता। मैं चक्रवर्ती सर के पर्सनल और प्रोफेशनल काम दोनों भी देखती हूँ, मतलब मार्केट जाकर कोई तरकारी वगैरह लाना एक्सेट्रा। जहाँ तक मुझे पता है प्रोफेसर का कोई भी दुश्मन नहीं है। उसी वक्त चक्रवर्ती का फोन चक्रवर्ती के घर में मिलता है। वंदना चक्रवर्ती का फोन लेकर अनलॉक करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि पासवर्ड वंदना को पता होता है, लेकिन ये मोबाइल अनलॉक नहीं होता। रंजीत से कहने लगती है कि शायद सर ने अपना फोन का पासवर्ड बदल दिया। खैर, रंजीत कहने लगता है कि वंदना, आने वाले 24 घंटों तक तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा इस केस में हेल्प करने के लिए। वंदना कहने लगती है, सर मुझे तो कल गुंटूर जाना है। रंजीत कहने लगता है, ठीक है, तुम कल शाम गुंटूर चले जाना, लेकिन फिलहाल तुम हमारे साथ ही रहो। खैर, दूसरे सीन में शिरीषा नाम की एक लड़की को अर्जेंटली हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। शिरीषा को ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर दीपिका शिरीषा के पेरेंट्स से कहने लगती है, आप लोगों ने सही टाइम पर शिरीषा को हॉस्पिटल ले आए। जान का तो कोई खतरा नहीं, लेकिन शिरीषा फिलहाल कोमा में है। हम जो बात करते हैं शिरीषा सुन सकती है, लेकिन रेस्पॉन्ड नहीं हो सकती। शिरीषा के सर पर जबरदस्त जख्म है, शायद उसी की वजह से कोमा में चली गई। फिलहाल शिरीषा के माँ बाप को दिखाया नहीं जाता, लास्ट में दिखाया जाता है। खैर, इस तरफ रंजीत की टीम चक्रवर्ती के घर का सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर यह बात पता चलती है, चक्रवर्ती मरने से पहले 4 लोग चक्रवर्ती के घर आए थे, राकेश, शेषागिरी, हेमा, किशन। उसी वक्त चक्रवर्ती का फोन भी अनलॉक हो जाता है। पता चलता है कि इस फोन से 4 लोगों को मैसेज गया, राकेश, शेषागिरी, हेमा, किशन, लेकिन दोबारा डिलीट भी कर दिया गया। चक्रवर्ती राकेश को ये मैसेज लिखा था कि तुम घर आकर पैसे ले जाओ, और शेषागिरी को ये लिखा था कि कल तुम मेरे घर आ जाओ, जमीन के बारे में बात करेंगे। और इसी तरह हेमा को ये लिखा था कि अभिषेक के बारे में मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे घर आ जाओ। उसके बाद फाइनली किशन को ये मैसेज लिखा था कि कल तुम मेरे घर आकर पैसे ले जाओ, तुम्हारे पैसे रेडी है। खास बात, कल रात का सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर यह बात पता चलती है कि कल रात वंदना चक्रवर्ती के घर गई थी, बस ऐसे ही कुछ काम से। वंदना जाने के बाद चक्रवर्ती के घर एक ब्लैक मास्क वाला बंदा आया था। सो रंजीत अपनी टीम से यही कहने लगता है कि पहले हमको इस बंदे के बारे में पता करना होगा कि शायद इसका और चक्रवर्ती के मर्डर केस का कोई लेना देना होगा। खैर, पहले रंजीत राकेश को इंक्वायरी पर बुलाता है, पूछने लगता है कि तुम तो अपने पापा के साथ नहीं रहते, कल क्यों चक्रवर्ती के घर गए थे। राकेश कहने लगता है, मेरे पापा ने मुझे मैसेज किया था, पैसे देने के लिए बुलाया था, लेकिन पापा ने मुझे पैसे नहीं दिया। इस तरह से राकेश कल जो हुआ वो बताने लगता है। कल जब राकेश चक्रवर्ती के घर आया, चक्रवर्ती राकेश को देखकर ही बहुत डांटने लगता है कि तुम क्यों यहाँ पर आए। राकेश यही कहने लगता है कि पापा, आप ही ने तो मुझे मैसेज किया क्या कि पैसे ले जाओ। चक्रवर्ती गुस्से में कहने लगता है कि मैंने तुमको कब मैसेज किया, मुझे तो तुम्हारा चेहरा देखना ही पसंद नहीं, ऐसे में मैं तुमको मैसेज कैसे कर सकता हूँ। राकेश रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज पापा, मुझे अब अर्जेंटली पैसे चाहिए,
वरना मेरी गर्लफ्रेंड मर जाएगी। चक्रवर्ती कहने लगता है कोई भी मरे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, तुम फटाफट से यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद राकेश को इस तरह से गुस्सा आने लगता है कि एक चाकू लेकर अपने पापा को ही मार दे, लेकिन नहीं मारता। प्रेजेंट पर रंजीत राकेश से पूछने लगता है कि तुम्हारे पापा ने 1 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था और उसके नॉमिनी तुम ही हो, क्या ये बात तुमको पता है? राकेश कहने लगता है अरे सर, मेरे पापा ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। सो रंजीत राकेश को बाहर वेट करने के लिए कहता है। तभी राकेश LIC इंश्योरेंस वाले को फोन करके ये कहने लगता है कि तुम फटाफट से मेरे पापा का LIC पॉलिसी क्लेम कर दो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। LIC वाला बंदा कहने लगता है कि मैं उसी काम में लगा हूँ। मतलब यहाँ पर राकेश को ऑलरेडी पता था कि चक्रवर्ती ने 1 करोड़ की पॉलिसी ली। दूसरी तरफ डॉक्टर दीपिका शिरीषा के माँ बाप से कहने लगती है देखिए, हम हमारे हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, अभी तक शिरीषा की बॉडी रेस्पॉन्स नहीं दे रही। हर रोज शिरीषा वेंटिलेटर पर रहना पड़ेगा। क्या आपको पता है 1 दिन का वेंटिलेटर का कितना खर्चा आएगा? खैर थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल से राम बाबू नाम का एक बंदा राकेश को कॉल करके यही कहने लगता है कि राकेश हर रोज वेंटिलेटर का खर्चा 50,000 रुपए बता रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अब तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। राकेश कहने लगता है कि अंकल थोड़ी देर वेट करिए, मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ। मतलब कुछ समय पहले राकेश ने अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक से कहीं पर ले जा रहा था, इसका एक्सीडेंट हो गया। इसी की वजह से राकेश की गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में मौजूद होती है। खैर उसके बाद रंजीत शेषगिरी को इंक्वायरी पर बुलाता है, पूछने लगता है क्यों तुम चक्रवर्ती के घर गए थे। शेषगिरी जो हुआ वो बताने लगता है। सुबह सवेरे शेषगिरी चक्रवर्ती के घर गया। शेषगिरी को अपने घर में देखकर चक्रवर्ती शॉक में रह जाता है और पूछने लगता है कि तुम क्यों आए। शेषगिरी यही कहने लगता है अरे सर, आप ही ने तो मुझे मैसेज किया कि जमीन के बारे में बात करना है, फटाफट से 7 बजे आ जाओ। कुछ महीनों पहले हम दोनों ने मिलकर जो जमीन खरीदा था, अब उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। अगर हमने उस जमीन को बेच दिया तो थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे मुझे। मेरी बेटी की शादी फिक्स हो चुकी है सर। चक्रवर्ती यही कहने लगता है कि मैंने किसी को भी मैसेज सेंड नहीं किया और वैसे भी मैं उस जमीन को अभी नहीं बेचूंगा और 1 साल जाने दो और अच्छी वैल्यू आएगी। अगर तुम अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाए तो तुम और तुम्हारी फैमिली तालाब में जाके डूब मरो। यह सुनने के बाद शेषगिरी को इतना गुस्सा आता है चाकू लेकर इसे मार ही दे, लेकिन नहीं मारता। और यहाँ पर एक और बात यह है कि रंजीत इन लोगों को इंक्वायरी करते समय ही इनका पॉलीग्राफ टेस्ट लेते रहता है। राकेश का भी लिया था। उसके बाद रंजीत शेषगिरी को बाहर वेट करने के लिए कहता है। बाहर आने के बाद शेषगिरी अपने वाइफ को कॉल करके ही कहने लगता है कि मैंने तुमको कहा ना, चक्रवर्ती मरने के बाद ही हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे। मेरे बगल में ही उसका बेटा बैठा है, वही पेपर्स पर साइन करेगा। अब इस तरह से शेषगिरी राकेश की तरफ देखने लगता है। उस वक्त राकेश भी बेचारा टेंस में होता है। उसके बाद रंजीत हेमा को इंक्वायरी पर बुलाता है। रूम में जाने से पहले रंजीत वंदना से पूछने लगता है कि हेमा कौन है। वंदना कहने लगती है कि सर, कुछ दिनों पहले हेमा के बेटे अभिषेक के ऊपर एक कंप्लेंट आया था कि कॉलेज में वो ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है, जिसकी वजह से कॉलेज की मैनेजमेंट हेमा के बेटे अभिषेक को सस्पेंड कर दिया। अब प्रोफेसर चक्रवर्ती भी उसी कॉलेज के मेंबर थे। हेमा जब चक्रवर्ती से मुलाकात करके अपने बेटे के ऊपर लगे हुए सस्पेंशन को हटाने की रिक्वेस्ट किया करती थी। उसके बाद रंजीत हेमा के पास आकर पूछने लगता है कि तुम्हारा बेटा ड्रग्स के केस में कैसे फंस गया। हेमा कहने लगती है कि सर, एक्चुअली मेरे बेटे को ऐसी आदत ही नहीं है, किसी ने जानबूझकर ड्रग्स की पैकेट मेरे बेटे के बैग में रख दिया। कॉलेज की मैनेजमेंट बिना इंक्वायरी के मेरे बेटे को सस्पेंड कर दिया। मेरे बेटे के ऊपर लगे हुए सस्पेंशन को हटाने के लिए प्रोफेसर चक्रवर्ती से मिला करती थी। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब पहली बार हेमा चक्रवर्ती के घर आई थी अपने बेटे की सिफारिश करने के लिए, चक्रवर्ती हेमा से यही कहने लगता है कि तुम्हारा काम तो हो जाएगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? देखो, हर एक चीज की कीमत होती है। मैं तुम्हारे बेटे पर लगे हुए सस्पेंशन ऑर्डर को हटवा दूंगा, बदले में तुम मुझे बस खुश रख दो। इस तरह से प्रोफेसर चक्रवर्ती हेमा का इस्तेमाल करने लगा। और एक्चुअली एक दिन वंदना ने ये चीज देखा था, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताई। प्रेजेंट पर हेमा रोती हुई रंजीत से कहने लगती है कि सर, वो प्रोफेसर चक्रवर्ती बहुत ही घिनौना इंसान है, मेरा ही इस्तेमाल करके मेरे बेटे की मदद नहीं की। प्रोफेसर के साइड से मुझे मैसेज आया था कि मेरे बेटे के बारे में कुछ बात करना चाहता है, इसलिए मैं चक्रवर्ती के घर गई। घर जाने के बाद चक्रवर्ती यही कहने लगा कि मैंने किसी को मैसेज नहीं किया, अगर आ ही गई हो तो चलो कमरे में, थोड़ा बहुत मुझे खुश कर दो। फाइनली रंजीत हेमा से पूछने लगता है क्या तुमने चक्रवर्ती को मारा? हेमा का जवाब होता है नहीं। सो हेमा को भी बाहर वेट करने के लिए कहता है। इस तरफ हॉस्पिटल में दीपिका शिरीषा की पेरेंट्स से ये कहने लगती है कि हम लोग शिरीषा के ऊपर एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, डीप न्यूरल नेटवर्क इमेजिंग। मतलब शिरीषा के दिमाग में जो धुंधले से इमेजेस है जो शॉक से पहले इसने देखा था,
उन इमेजेस को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। इमेजेस को देखकर हम अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से डॉक्टर्स श्रीषा के दिमाग से कुछ इमेजेस को गैदर करते रहते हैं। इस तरफ राकेश रंजीत के टीम मेंबर विवेक से कहने लगता है कि सर मुझे बॉडी शिनाख्त के लिए मॉर्चरी बुलाया है। यह जानने के बाद विवेक एक और पुलिस वाले को राकेश के साथ भेजता है। सो राकेश जी हाँ चाहने के बाद इसकी फादर की डेड बॉडी को शिनाख्त करने के लिए कहते हैं। राकेश शिनाख्त करने के बाद पेपर्स पर साइन कर देता है। उसके बाद जब रूम में कोई भी नहीं होता, राकेश एक हैमर लेकर चक्रवर्ती के चेहरे पर वार करके उसके मुंह में का सोने का दांत चुरा लेता है। खैर इस तरफ रंजीत किशन को इंट्रोगेशन के लिए बुलाता है। किशन से भी यही पूछने लगता है तुम क्यों चक्रवर्ती के घर गए थे। एक्चुअली कुछ दिनों पहले किशन चक्रवर्ती के घर में काम किया करता था। किशन की वाइफ की डेथ के बाद किशन ने वहाँ पर काम छोड़ दिया। सो किशन रंजीत से कहने लगता है कि मेरी शादी होने के बाद मैंने अपनी वाइफ को भी चक्रवर्ती के घर में काम पर लगा दिया, लेकिन चक्रवर्ती मेरी वाइफ के साथ अफेयर करने लगा। चक्रवर्ती को मैं एज ए फादर की तरह देख रहा था। उस दिन तो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि चक्रवर्ती और मेरी वाइफ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। घर आने के बाद किशन अपनी वाइफ को मार पीट कर इसी के बारे में पूछने लगता है। किशन की वाइफ कहने लगती है कि चक्रवर्ती के पास मेरी वीडियोस है, वो ब्लैकमेल कर रहा था। उसी वक्त किशन चक्रवर्ती के घर जाकर उसे बहुत मारा पीटा और अपनी वाइफ के वीडियोस मांगने लगा था। चक्रवर्ती बहुत मार खाने के बाद ऊपर जाकर अपना फोन लाकर इसकी वाइफ के सारे वीडियोस और फोटोज डिलीट कर देता है। उसके बाद जब किशन अपने घर जाता तब तक देरी हो चुकी होती है। इसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया फांसी लगाकर। ये देखकर किशन को चक्रवर्ती पर बहुत गुस्सा आया। उसके घर जाकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन चक्रवर्ती किशन से कहने लगा कि किशन मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, आप मुझे मारकर तुमको क्या मिलेगा, और वैसे भी तुम्हारी बीवी तुम्हारी मारने की वजह से मर गई। आप पुलिस वाले केस तुम पर ही ठोकेंगे, मैं तुमको केस से बरी कर दूंगा और उसी तरह मैं तुमको कुछ पैसे दे दूंगा, कहीं दूर जाकर कोई अच्छा सा बिजनेस कर लो। लेकिन उस टाइम से लेते हुए कल तक चक्रवर्ती ने किशन को एक भी रुपया नहीं दिया और रिसेंटली चक्रवर्ती ने किशन को पैसे देने के लिए ही मैसेज करके बुलाया था। जब किशन चक्रवर्ती के घर गया, किशन अपनी बात से मुकर गया कि मैंने किसी को मैसेज नहीं किया, तुम्हारे पैसे मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन सर मैंने चक्रवर्ती को नहीं मारा। खैर उसके बाद रंजीत पॉलीग्राफ टेस्ट किया था ना, उस बंदे से पूछने लगता है क्या ये चारों लोग सच बता रहे हैं। वो बंदा कहने लगता है देखिए सर पॉलीग्राफ टेस्ट तो सही से निकल आया, शायद इसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो वो चारों लोग सच बता रहे हैं या तो फिर आंसर्स पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था, इसलिए कोई भी पकड़ा नहीं गया। अब रंजीत को समझ में नहीं आता कि आगे क्या करे। उन चारों के पास मोटिव था चक्रवर्ती को मारने का, लेकिन किसने मारा। उसी वक्त वंदना रंजीत से कहने लगती है कि सर क्या मैं जा सकती हूँ, वरना मुझे लेट हो जाएगा सर। तो रंजीत वंदना को थैंक यू बोलते हुए उसे जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ डॉक्टर दीपिका श्रीषा के पेरेंट्स से कहने लगती है देखिए श्रीषा के ट्रीटमेंट में बहुत खर्चा आया, अब तो भरोसा नहीं रहा कि श्रीषा ठीक हो पाएगी। मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहती हूँ, अगर आपने श्रीषा के ऑर्गन्स हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया तो आपकी हॉस्पिटल की बिल माफ हो सकती है। इस तरह से दीपिका पेपर्स देने लगती है। तभी वंदना उन पेपर्स को लेकर अपनी साइन करने लगती है, जिसका मतलब श्रीषा और कोई नहीं वंदना की छोटी बहन होती है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली वंदना का नेटिव प्लेस होता है गुंटूर। एक दिन वंदना और श्रीषा एक दूसरे को बिना इन्फॉर्म किए एक दूसरे के घर आने लगते हैं सरप्राइज देने के लिए। मतलब वंदना अपने घर जाती है और इसी तरह श्रीषा वंदना के घर आती है। वंदना श्रीषा को कॉल करके यही बात बताने लगती है कि मैंने अपने घर की चाबी प्रोफेसर चक्रवर्ती के घर में रखा, तुम चाबी लेकर फ्लैट पर मेरा इंतजार करो, मैं आ जाऊंगी। इस तरह से श्रीषा चक्रवर्ती के घर जाकर वंदना की फ्लैट की चाबी ले लेती है। इसके थोड़ी ही देर बाद चक्रवर्ती श्रीषा के पास आकर इसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करने लगा। इसी हाथापाई के दौरान बेचारी श्रीषा के सर पर चोट लगकर वो बेहोश हो गई थी। इसके बावजूद भी चक्रवर्ती श्रीषा के साथ बलात्कार कर ही देता है और बेहोश होने से पहले श्रीषा ने ही देखकर कोमा में चली गई। मतलब एक तरफ सर का मार, दूसरी तरफ शॉक। जब वंदना अपने घर आई श्रीषा को इस हालत में देखकर इसको फटाफट से हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर दीपिका वंदना से कहने लगी कि किसी ने श्रीषा का बलात्कार किया, लेकिन नो एविडेंस प्रोटेक्शन यूज किया था। इस तरह से श्रीषा के ट्रीटमेंट के दौरान दीपिका वंदना से यही कहने लगी कि हम डीप न्यूरल नेटवर्क के जरिए से कुछ इमेजेस को गैदर करने वाले हैं। अगर आप उन इमेजेस को देखकर पहचान भी लोगे तो कोर्ट में वो इमेजेस नहीं चलेंगे। वो इमेजेस बस हमारे मेडिकल फील्ड के लिए यूज होता है ताकि हम पेशेंट को आगे का ट्रीटमेंट कर सके। इस तरह से डॉक्टर दीपिका उन धुंधले से इमेजेस को वंदना को दिखाने लगती है। सो इन्हीं इमेजेस में से वंदना एक ब्रूच को देखकर शॉक में रह जाती है
और ऐसा ब्रूच हमेशा प्रोफेसर चक्रवर्ती ही पहना करता है अपने कोट के ऊपर। समझ जाती है कि शिरीषा का बलात्कार चक्रवर्ती नहीं किया, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं बताती। उसके बाद दीपिका वंदना के पास आकर कहने लगती है कि मैं जल्द ही थाईलैंड जाने वाली हूँ, अगर आप शिरीषा के ऑर्गन्स डोनेट करना चाहती हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सो वंदना पेपर्स के ऊपर साइन करके बहुत ही पक्का प्लानिंग के साथ चक्रवर्ती को मार देती है। वंदना अपनी बहन का मौत का बदला ले लिया। खैर इस तरफ जब पुलिस वाले चक्रवर्ती के फिंगरप्रिंट्स अपने डेटाबेस में अपलोड कर रहे होते हैं तो डेटाबेस में ऑलरेडी इसके फिंगरप्रिंट्स मौजूद होते हैं। विवेक इसके बारे में पता करने लगता है। पता करके रंजीत को कॉल करके ये बताने लगता है, सर कुछ दिनों पहले शिरीषा नाम की एक लड़की का बलात्कार हुआ था। क्राइम स्पॉट पर कुछ फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे। अब वही फिंगरप्रिंट्स चक्रवर्ती के फिंगरप्रिंट से मैच हुए। रंजीत समझ जाता है जिसका मतलब चक्रवर्ती ने शिरीषा को बलात्कार किया होगा। जब रंजीत शिरीषा का पूरा नाम सुनता है ये तो शॉक में ही रह जाता है, क्योंकि शिरीषा का पूरा नाम होता है शिरीषा असलू। वंदना का सरनेम भी असलू ही होता है। विवेक से फटाफट से वंदना के बारे में पता करने के लिए कहता है कि शिरीषा का इसके साथ क्या लिंकअप है। जब तक विवेक वंदना के घर जाता तब तक देरी हो चुकी होती है। वंदना अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भाग चुकी होती है। उसके बाद विवेक रंजीत के पास आकर यही कहने लगता है कि सर शिरीषा और कोई नहीं वंदना की बहन है। चक्रवर्ती ने शिरीषा को बलात्कार किया और वंदना ने इसका बदला ले लिया। रंजीत सोचने लगता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। जब चक्रवर्ती का मर्डर हुआ था वंदना जूम कॉल पर थी। इस तरह से रंजीत उस जूम मीटिंग की वीडियो को दोबारा प्ले करने लगता है तो पता चलता है कि जब वंदना का कैमरा ऑफ हो रहा था तभी रंजीत अपने बेटे को बुलाकर ये सारी वीडियो दिखाकर पूछने लगता है कि इस वीडियो में ऐसी क्या गलती है बेटा। तो विकी वो वीडियो थरोली देखने के बाद वंदना पर पॉइंट आउट करने लगता है। सो बाद में रंजीत को ये बात पता चलती है कि चक्रवर्ती मरने के फौरन बाद ही सारे स्टूडेंट्स रिएक्ट करने लगे, लेकिन वंदना 2-3 सेकंड के बाद रिएक्ट करने लगी। सो रंजीत को वंदना का सारा प्लान समझ में आ जाता है कि मर्डर करने से पहले वंदना ने प्रैक्टिस किया होगा कि चक्रवर्ती के घर से वंदना के घर को आने जाने में कितना टाइम लगेगा और उसी तरह मर्डर करने में कितना टाइम लगेगा। ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद उस रात वंदना जानबूझकर चक्रवर्ती के घर जाकर चक्रवर्ती के फोन से उन चारों को मैसेज सेंड किया और उसके बाद अपना एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया, जैसे ये क्लासेस सुन रही है और उसके बाद ये रिएक्ट भी कर रही है। जूम मीटिंग के दौरान वंदना उस वीडियो को प्ले करके मीटिंग के दौरान ही चक्रवर्ती के घर जाकर फेस पर मास्क पहनकर चक्रवर्ती को मार दिया। दोबारा वापस अपने घर आकर लाइव पर ज्वाइन हो गई। अब इस दरमियान वंदना ने एक ही ड्रेस पहना था, इसलिए किसी भी स्टूडेंट्स का ध्यान वहाँ पर नहीं गया। अब ऑफकोर्स हमारा भी। उसके बाद रंजीत विवेक को गुंटूर जाने वाली बसेस की तलाशी लेने के लिए कहता है तो पता चलता है कि वंदना ने गुंटूर जाने वाली सारी बसेस की बुकिंग कर दी और उसी तरह कुछ पैसेंजर्स को फ्री टिकट्स बांट दिया। मतलब वंदना बस के जरिए से गुंटूर नहीं गई। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर चेक करने के लिए कहता है तो पता चलता है कि गुंटूर जाने वाली 18 ट्रेन में भी वंदना ने अपने नाम पर टिकट्स बुक करके रखा, लेकिन वंदना ट्रेन से भी नहीं गई। बाद में हमको ये दिखाया जाता है एक्चुअली वंदना डॉक्टर दीपिका का पासपोर्ट चुराकर दीपिका के पासपोर्ट पर अपनी फोटो चिपकाकर फ्लाइट के जरिए से थाईलैंड जा रही होती है, लेकिन इमिग्रेशन के टाइम वंदना के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते। यहाँ पर ये सीन्स बहुत ही मस्त लगे मुझे। मतलब मूवी एज पर चलने लगती है, क्या वंदना पकड़ी जाएगी या थाईलैंड भाग जाएगी। अब वंदना ने ऑलरेडी दीपिका के फिंगरप्रिंट्स को हासिल कर लिया था, सो उन्हीं फिंगरप्रिंट्स को दिखाकर फाइनली वंदना थाईलैंड भाग जाती है। जब तक विवेक एयरपोर्ट आता तब तक देरी हो चुकी होती है, फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी होती है। विवेक यही बात रंजीत को कॉल करके बताने लगता है। रंजीत यही कहने लगता है कि मैं तो यही दुआ कर रहा था कि वो लड़की तुमको ना मिले। सच में ब्रिलियंट लड़की यार। फाइनली कुछ एक्स्ट्रा सीन्स देखने को मिलते हैं, जैसे पैसे ना मिलने पर राकेश की गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई। वंदना देश छोड़ने से पहले रंजीत को चक्रवर्ती का फोन दिया था, मतलब पार्सल किया था। फोन में देखने के बाद पता चलता है कि चक्रवर्ती ने काफी सारी लड़कियों को बलात्कार करके रखा था। चक्रवर्ती की न्यूज टीवी न्यूज चैनल में भी टेलीकास्ट होती रहती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।